नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। पिछले जो दो लेक्चर थे उनमें हमने देखा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब बारी आ गई है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति संविधान में क्या बताई गई है। जैसे राष्ट्रपति है वो हमारा नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है, और ये सलाह एक तरह से देखा जाए तो बाध्यकारी है। कुछ सीमित मामलों में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई है। तो अब प्रधानमंत्री बनता कैसे है? कोई ऐसा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब आप सोच सकते हो कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें से प्रधानमंत्री है वो चुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कभी भी चुना नहीं जाता है। भारत का प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है उसको? उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो अब प्रधानमंत्री बनने का प्रोसीजर क्या होगा? अगर मान लो आपको कल को प्रधानमंत्री बनना है भारत का, तो आपके पास क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको किसी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब लोकसभा चुनाव आप जीत गए, आप किसी पार्टी के आदमी हो, और आपके पार्टी के कितने सदस्य? 543 के आधे से ज़्यादा। 543 के आधा कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, यानी लगभग 277-78 सीट। अगर 277-78 सीट आपके आ गई तो आपका दल जो है, आपकी पार्टी है वो बहुमत में आ जाएगी। अब जो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, जो लोकसभा चुनाव जीते हैं, 277 आदमी, वो एक सहमति पत्र, एक लेटर लिखेंगे राष्ट्रपति को कि हम सारे सांसद मिल करके, जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं, इस आदमी को अपना नेता चुनते हैं और इसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। हमारा सबका विश्वास इसको प्राप्त है। अब जैसे ये लेटर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। तो आप इसमें सोच सकते हो, देख सकते हो कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं हुआ। चुनाव वही लड़ा आपने जो दूसरे लोकसभा के सदस्यों ने लड़ा था। जो लोकसभा के जितने उम्मीदवार थे उन्होंने जो चुनाव लड़ा वही चुनाव आपने लड़ा। लेकिन पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने सहमति जताई आपके ऊपर विश्वास जताया, और वो जो पत्र है वो राष्ट्रपति को मिला। तब राष्ट्रपति ने आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्वाचित तो नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया उदाहरण दे करके। तो निर्वाचित नहीं होता। मनोनीत यानी किसी भी व्यक्ति को बना दिया प्रधानमंत्री, ऐसा भी नहीं होता है। जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो मनोनीत भी नहीं होता। तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे होता है? नियुक्त होता है। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और स्टेट पीसीएस लेवल पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो ये मीडियम लेवल का प्रश्न है, ना ज़्यादा हल्का है ना ज़्यादा भारी है, यानी एडवांस है। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित और मनोनीत। अब चलते हैं हम अगली बात पर कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता कैसे है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे कर देगा राष्ट्रपति? तो 75(1) अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा दोस्तों राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में फर्क क्या रह गया? फर्क ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जिसको बहुमत दल का नेता माना गया है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से।
प्रधानमंत्री की सलाह से। यानी प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों का नाम राष्ट्रपति को सुझाएगा, राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर देगा। अब ये बात तो ठीक है कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिल गया उसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन 1979 से लेकर के 1989 तक भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा अस्थिरता रही थी, डामाडोल स्थिति आ गई थी, क्योंकि उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। कई प्रकार के दल हैं वो गठबंधन बना रहे थे। तो उस समय राष्ट्रपति कैसे निर्णय ले, क्योंकि उससे पहले तो यही था कि बहुमत जिस दल को प्राप्त हो जाएगा उसको प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। कांग्रेस पार्टी है वो लगातार बहुमत में आ रही थी, तो राष्ट्रपति को ज़्यादा दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि पूर्ण बहुमत में दल आता था और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन 1979 के बाद जो गठबंधन का दौर चला उसमें कई सारी ऐसी स्थितियां आई जिस समय राष्ट्रपति को ऐसे लगा कि भाई अब किसको प्रधानमंत्री बनाओ, कि जैसे 277 सीट चाहिए तो किसी एक दल को 180 मिल गई, दूसरे दल को 150 मिल गई, किसी को 20 मिल गई, किसी को 30 मिल गई, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। तो ऐसे में 1983 में एक सरकारी आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का क्या काम था? सरकारी आयोग को वैसे काम दिया गया था केंद्र राज्य संबंधों का निरीक्षण करने के लिए, कि आप केंद्र राज्य संबंधों का निरीक्षण करो। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1988 में। और इसने एक सिफारिश दी कि अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है लोकसभा चुनाव में, तो आप निम्न सुझाए गए 4 क्रम से, 4 क्रम इन्होंने बताए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। 4 क्रम बताए इन्होंने, 1, 2, 3, 4। बोले ये 4 पॉइंट बता रहा हूँ और इनको क्रम से आपको प्रधानमंत्री बनाना है, जैसे ही कोई भी रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से फुलफिल हो जाती है। अब जिसमें बहुमत तो किसी दल को है नहीं, तो सरकारी आयोग ने पहली बात क्या कही कि अगर चुनाव से पहले कोई गठबंधन बन गया है, जैसे अभी राष्ट्रीय गठबंधन बना था, वैसे ही अगर चुनाव से पहले ही कई दल मिल करके अपना एक गठबंधन घोषित कर देते हैं, तो आपको चुनाव पूर्व जो गठबंधन है उसका जो मुखिया है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को, ठीक है। या आपको क्या करना चाहिए कि जिस दल की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसके पास सीटें सबसे ज़्यादा है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या आ गया? जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है लोकसभा में, और अगर वो बंदा कह रहा है कि भाई मुझे कुछ छोटे दलों का समर्थन मिल रहा है और कुछ निर्दलीय जो सांसद हैं उनका समर्थन मिल रहा है, मैं सरकार बना सकता हूँ, तो 2 नंबर पर आपको उसको आमंत्रित करना है। प्लस में छोटे दल, प्लस में निर्दलीय, ठीक है। 1 नंबर पर आपको बनाना है जो चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है उसके नेता को। 2 नंबर पर मान लो वो स्थिति नहीं बन रही, तो जिसको सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है, मान लो किसी को 180 प्राप्त हुई थी, किसी को 150 हुई थी, तो 180 वाले को आपको आमंत्रित करना है कि भाई तू कोई छोटा मोटा दल है जिसको 20-30 सीटें मिली है उनको मिला ले, कोई निर्दलीय है उनको मिला ले, सरकार बना ले अगर बना सकता है तो। मान लो अगर वो भी नहीं बना रहा, तो 3 नंबर पर आपको किसको बनाना है? 3 नंबर पर आपको बुलाना है जो चुनाव के बाद में गठबंधन बना है। चुनाव हो गए, चुनावों के बाद बने गठबंधन के नेता। चुनाव के बाद कोई कह रहा है कि हमारा इन पार्टियों को मिलकर गठबंधन बन गया है, किसी ने दावा कर दिया है, तो आपको फिर उसको बनाना है। चौथा क्या बताया? चौथा बताया कि अगर किसी के कोई सरकार है, वर्तमान सरकार,
कोई वर्तमान प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो गया है, ठीक है, सरकार गिर गई है, तो उस समय आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाला जो विपक्ष का नेता है उसको आमंत्रित करना चाहिए सरकार बनाने के लिए। चौथे में क्या लिखेंगे कि अगर किसी भी पीएम का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पारित, सरकार गिर गई, तो आपको जो विपक्ष का नेता है जिसने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था उसको आमंत्रित करना चाहिए सरकार बनाने। ये है प्रधानमंत्री नियुक्त करने की विधि। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति आपको जो मन मर्जी आया उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे रहा है। सबसे पहले उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उसके दल को, वो नहीं है तो उसके गठबंधन को होना चाहिए, वो भी नहीं है तो वो इतना सक्षम होना चाहिए कि कुछ पार्टियों को मिला ले और कुछ निर्दलीयों को मिला ले, तभी उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, वरना प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये 75(a) का जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब चलते हैं हम आगे। अब अनुच्छेद 75(1) में जो बताया गया है कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा, उसकी सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी बने हुए मंत्री को बीच में त्यागपत्र के लिए बाध्य कर सकता है, या तो वो उससे त्यागपत्र मांग सकता है या राष्ट्रपति को ये भी सलाह दे सकता है कि इसको आप मंत्रिपरिषद से, मंत्री पद से हटा दिया जाए। तो दोनों चीज़ों में प्रधानमंत्री की सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो प्रधानमंत्री है वो किसी को मंत्री बना भी सकता है और किसी मंत्री से त्यागपत्र भी ले सकता है या उसको बर्खास्त भी करवा सकता है, बर्खास्त करवा सकता है। लेकिन हमारे जो संविधान का अनुच्छेद है 75(2) उसमें लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अब यहाँ नाम दे दिया राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को काम किसके अनुसार करना है? प्रधानमंत्री के अनुसार। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का जो असली मतलब है, जेन्युइन मतलब है, वो यही हो गया कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। अगर प्रधानमंत्री आपके कार्यों से, आपके कर्तव्यों के निर्वहन से, आपके विभाग की जो परफॉर्मेंस है उससे नाखुश है तो आपको मंत्री पद से बर्खास्त करवा सकता है। ये प्रणाली किस प्रकार की है? ये संसदीय प्रणाली है, भारत ने जो अपनाई हुई है संसदीय प्रणाली, जो हमने ब्रिटेन का अनुसरण करके ली गई है। क्योंकि ब्रिटेन में क्राउन होता है और वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही उसको जो कार्य बताए जाते हैं वो करता रहता है, उस पर साइन करता रहता है। असली जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। तो अब प्रधानमंत्री है वो भी एक मंत्री है, बाकी मंत्री हैं वो भी मंत्री हैं। तो कई बार ये मुद्दा उठता है कि प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों की तुलना में कितना सक्षम है या क्या है। तो कुछ विद्वानों ने इसको समकक्षों में प्रथम कहा है, समकक्षों में प्रथम। मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को कोई अलग से बड़ा पद दे दिया या कुछ अलग से उसको ट्रीट किया जा रहा है। उसको जो उसके दल के सदस्य हैं उन्होंने ही अपना नेता चुना है और वो एक तरह से सामंजस्य बनाने के लिए, सारे विभागों के बीच में समन्वय बनाने के लिए, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री का पद उसको दिया गया है। तो वो समकक्षों में प्रथम है, यानी सब कुछ उसी के हाथ में है, एक तरह से हम देख सकते हैं। तो ये कब रहा था भारत में? जब 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे, तब से लेकर के और 1976 तक, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा नहीं था, तब तक
कंटिन्यू वही प्रधानमंत्री चेहरे थे, उन्हीं चेहरों के आधार पर वोट मिलते थे। ये नहीं है कि कोई लोकसभा सदस्य है वो कुछ अपनी ज़्यादा पहचान बना रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि मोदी के नाम पर लगभग सभी वोट हैं वो बीजेपी को मिलते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर वोट मिल रहे हैं, ना कि संसद सदस्यों के आधार पर। तो इसलिए उसको समकक्षों में प्रथम कहा जाता था, क्योंकि जो बाकी सांसद थे, बाकी मंत्री थे, वो उसके अधीनस्थ की तरह, एक तरह सबॉर्डिनेट की तरह काम करते थे। लेकिन जैसे ही 1979 आया और 89 तक गठबंधन की सरकारें हैं वो बनने लगी, सरकार कुछ दिन चलती थी फिर गिर जाती थी। तो जो अस्थिरता का दौर आया था, उस समय प्रधानमंत्री को क्या था कि जो जो दल गठबंधन करते थे उनके अलग अलग सदस्यों को, किसी को कोई मंत्री पद देना पड़ता था, किसी को कोई मंत्री पद देना पड़ता था। तो सामंजस्य बना के चलना पड़ता था, और कोई ऐसा विधेयक या ऐसा विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता था जिससे दूसरे दल का जो मंत्री है वो नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए। क्योंकि वैसे तो 75(2) में लिखा गया है कि अगर प्रधान मतलब है, नाम राष्ट्रपति का है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। लेकिन गठबंधन के दौर में अगर आपने किसी दूसरे दल के सांसद है जिसको मंत्री बनाया है उसको बर्खास्त कर दिया, तो वो अपना विश्वास वापस ले लेंगे और वहाँ पर सरकार गिरने की संभावना बनी रहती है। तो उस दौर में जो भारत का प्रधानमंत्री है वो बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आता था। तो उस समय कुछ आलोचकों ने इसको समकक्षों में अंतिम की संज्ञा भी दी है। समकक्षों में अंतिम, ये कौन सा दौर था? ये दौर था दोस्तों 1979 से 89 के बीच। 89 के बाद में जो यूपीए और अपने एनडीए गठबंधन है ये विकसित हो गए थे, तो एक तरह से स्थिर सरकार देने की वहाँ पर जो कामयाबी है वो हमें मिलने लग गई थी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों की तुलना में किस प्रकार से ज़्यादा प्रभावशाली है, किस प्रकार से उसका प्रधानमंत्री पद है वो एक प्रमुख है अन्य मंत्रियों के बीच में। प्रधानमंत्री की प्रमुखता के निर्धारक बिंदु। अब सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री होता है वही राष्ट्रपति को सलाह दे करके किसी भी सांसद को मंत्री बनाता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। उसको कौन सा विभाग देना है, उसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है, उप मंत्री बनाना है, वो सब चीज़ें किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो इस चीज़ में प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों से क्या हो गया? ताकतवर हो गया, उनसे ऊपर हो गया। यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अब उनको जो विभागों का आवंटन करना है उसमें भी प्रधानमंत्री की चलती है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को, जिस सांसद को जो विभाग देना चाहेंगे उसको वो विभाग दे सकते हैं, तो विभागों का आवंटन करता है। अब मैं बीच में एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को या किसी सांसद को मंत्री बना सकते हैं। तो हाँ, यहाँ व्यक्ति का क्या मतलब है? सांसद को तो मंत्री बना ही सकते हैं। व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा का, फिर भी वो 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऐसे नहीं है कि कोई रोटेशन में चल रहा है, कोई बार बार अलग अलग मंत्री हैं वो एक समय सीमा के हिसाब से अलग अलग अध्यक्षता कर रहे हैं, नहीं, इनकी अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में थोड़ा सा उच्च स्थान रखता है। इसके अलावा वो किसी, अगर मंत्री के कार्य निष्पादन से, उसके विभाग की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो वो उससे त्यागपत्र मांग सकता है मंत्री से। त्याग मंत्री लिख दिया गया।
त्यागपत्र, या तो त्यागपत्र मांग सकता है। अगर वो मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति को सलाह दे करके उसको बर्खास्त करवा सकता है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों से ज़्यादा ताकतवर हो गया। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच कड़ी क्या कार्य करता है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच, राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? पीएम करता है। राष्ट्रपति अगर कोई सूचना मांगता है तो उसको प्रोवाइड करवाता है। राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों की सूचना अपने आप देता है। अगर राष्ट्रपति कोई मंत्री ने अगर विनिश्चय कर लिया है किसी अधिनियम ये विधेयक पर तो उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रधानमंत्री ही रखवाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों की तुलना में एक उच्च स्थान रखता है। अब आता है पांचवा पॉइंट जो सबसे मेन है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? और किसी सिंपल मंत्री है, कोई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? पीएम की मृत्यु और सिंपल मिनिस्टर की मृत्यु। अब सिंपल कोई मिनिस्टर की मृत्यु हो गई तो वहां उसका पद हो गया खाली। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तुरंत किसी भी सांसद या व्यक्ति की सलाह दे करके मंत्री नियुक्त करवा देगा। मंत्री की मृत्यु से कोई पद खाली होता है तो प्रधानमंत्री उसको तुरंत भरवा सकता है। इसमें कोई भी प्रभाव है वो मंत्रिपरिषद पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु होते ही जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो जाती है। सरकार नहीं गिरती है, मंत्रिपरिषद का विघटन होता है। मंत्रिपरिषद का क्यों विघटन होता है? कि जिन सांसदों ने उसको अपना एक नेता माना था वो नेता ही नहीं रहा तो अब वहाँ पर एक नेता चुनने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे मामले में क्या होता है? ऐसे मामले में जनरली होता ये है, दो बार हुआ था। एक जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। उस समय राष्ट्रपति ने गुलजारी लाल नंदा को दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री का क्या लॉजिक है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो लगभग जो उस दल का, जिस दल का लोकसभा में बहुमत है, उस दल का सबसे वरिष्ठ सांसद होता है। तो सबसे बूढ़े आदमी को ये सोच के बना दिया जाता है कि ये बूढ़ा है, इसका जल्दी से कोई विरोध नहीं करेंगे और तब तक सांसद 10 दिन 15 दिन अपना एक नेता चुन लेंगे उस दल के जो सांसद हैं, फिर उसको हम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। तो दो बार ये चीज़ें हुई। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उस समय राष्ट्रपति ने सीधा सीधा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उस समय कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो नहीं बनाया गया। तो इसमें आप देखते हो कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है, मंत्रिपरिषद का विघटन होता है, बर्खास्त नहीं सॉरी विघटन होता है, ना कि वहाँ पर सरकार गिरती है। तो ये चीज़ है कि पीएम की मृत्यु पर पूरी मंत्रिपरिषद पर इफेक्ट पड़ता है, जबकि अगर कोई मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उससे मंत्रिपरिषद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके विभाग का जो पद खाली होता है वो किसी और मंत्री के द्वारा भर दिया जाता है। तो ये है कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में उच्च स्थान किस प्रकार से रखता है, प्रमुख किस लिए। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के दायित्व कि प्रधानमंत्री के दायित्व क्या क्या। प्रधानमंत्री के दायित्व चार प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद 78 में दिए गए। दूसरा हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तीसरा हम देखेंगे संसद के संदर्भ में। और चौथे हम देख लेंगे कुछ अन्य दायित्व। ये चार प्रकार के दायित्व हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं। ये अनुच्छेद 78 में दिया गया है, कोई अलग से प्रधानमंत्री के दायित्व करके शीर्षक नहीं, ये अनुच्छेदों के माध्यम से ही निकल कर आते हैं। तो अनुच्छेद 78 के 3 भाग, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सरकार के द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा है, जो प्रस्तावित कानून है, उनके बारे में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा।
यानी पीएम प्रेसिडेंट को जो प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, जो अधिनियम प्रस्तावित करने की बात चल रही है, उनसे अवगत कराएगा राष्ट्रपति को अपने आप। दूसरा दूसरा है कि प्रेसिडेंट पीएम से किसी भी बात पर, यानी कोई प्रशासनिक निर्णय लिया गया हो या कोई और विधेयक हो, अधिनियम हो, उसके ऊपर प्रधानमंत्री से उसके बारे में जानकारी मांग सकता है कि भाई मेरे को इस विभाग के बारे में ये जानकारी चाहिए। तो प्रधानमंत्री उस विभाग की जानकारी है वो राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। एक में प्रधानमंत्री अपने आप उपलब्ध कराता है, दो में राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री वो जानकारी उपलब्ध करवाता है। तीन में क्या होता है? तीन में ये है कि अगर कोई मंत्री है, मान लो कोई मिनिस्टर है, उसने किसी विषय पर विनिश्चय कर लिया है लेकिन वो मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है। कोई मंत्री है, वो चाहता है कि मुझे इस विषय पर कोई बातचीत करनी है, लेकिन वो मंत्री परिषद के सामने अभी तक नहीं आया है विषय, तो प्रधानमंत्री को कह करके राष्ट्रपति उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। इस समय फिर राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को बोलेगा कि भाई ये विषय है, ये मंत्री इसके बारे में कुछ डिस्कशन करवाना चाहता है, तो तुम इसे मंत्री परिषद के समक्ष रखकर इस पर विचार विमर्श करो। तो ये तीन कर्तव्य प्रधानमंत्री के हैं, जिनमें एक कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री खुद आगे से उसको सारी सूचना देता है, दो में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी चीज़ की सूचना मांगता है तो उसको वो सूचना दी जाती है, और तीसरे में कि अगर कोई मंत्री है उसने किसी विषय पर विनिश्चय किया, उसके बारे में विचार विमर्श करवाना चाहता है, तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री को बोल करके मंत्री परिषद के सामने रखवाता है। ये हो गया राष्ट्रपति के संबंध में दायित्व। अब देखते हैं मंत्री परिषद के संबंध में दायित्व। मंत्री परिषद के संबंध में यही दायित्व हो गया कि एक तो वो मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है कि ये लो राष्ट्रपति जी लिस्ट, इन इन व्यक्तियों को ये मंत्री और ये विभाग आवंटित कर दो, तो राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त कर देता है। दूसरा हो गया कि जो उनके विभाग हैं मंत्रियों के, उनके बीच में समन्वय बनाकर चलता है, राष्ट्रपति को उनकी जानकारी देता है। तो ये मंत्री परिषद से संबंधित राष्ट्रपति के दायित्व हो गए। अब है संसद। संसद में मुख्य काम क्या है? संसद में वो सबसे पहला काम यही करता है कि राष्ट्रपति को बोल करके सत्राहूत करता है और सत्रावसान करता है। प्रधानमंत्री बोलता है कि राष्ट्रपति जी संसद का सत्र शुरू करने जा रहे हैं हम, तो आप सत्राहूत कर दीजिए। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर सत्राहूत करता है और सत्रावसान भी करता है। सत्राहूत यानी सत्र बुलाना, और सत्रावसान यानी उस सत्र की समाप्ति कर देना। दूसरा, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए। लोकसभा का विघटन, लोकसभा के विघटन की सलाह है वो राष्ट्रपति को देता है। सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति को उसको ये सलाह माननी होती है। तीसरा है कि वो संसद के समक्ष सरकार की नीतियां हैं उनको रखता है कि हमारी सरकार ने ये नीतियां बनाई, उनका ये प्रभाव हुआ, इस प्रकार से हम एक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो प्रभाव हैं, वो ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार से दिख रहे हैं, उनका ब्यौरा है वो संसद के समक्ष रखता है सरकार की तरफ से, क्योंकि वो सरकार का एक तरह से क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है। अन्य दायित्व, अन्य दायित्वों में क्या होगा? अन्य दायित्वों में यही होगा कि वो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो मीडिया को बताता है कि हमने ये नीतियाँ बनाई हैं और इस प्रकार से हमारी सरकार है वो ये कार्य कर रही है। दूसरा, वो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है, तो इसके कारण वो नीति आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद, परिषद में शायद छोटा बड़ा, नीति आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद है, इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, इनका अध्यक्ष होता है वो। दूसरा, अगर हमारे देश की कोई भी विदेश नीति बन रही है,
तो उसमें मुख्य भूमिका है वो हमारे प्रधानमंत्री की होती है। तो ये है प्रधानमंत्री के 4 प्रकार के दायित्व, राष्ट्रपति के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में और कुछ अन्य दायित्व। अब हम देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, अब 2 शब्द हम सुनते हैं रेगुलरली, समाचारों में सुन लेते हैं, बाकी पढ़ते हुए भी सुन लेते हैं। 1 मिनट यारो, मैं पैर नीचे कर दिया। मंत्रिपरिषद। दूसरा शब्द कौन सा है? मंत्रिमंडल। इन दोनों में क्या फर्क है ये हम पहले ही समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद होती है सारे मंत्रियों का समूह, जितने मंत्री हैं उन सब का जो समूह है उसको हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें लगभग 80 के करीब मंत्री होते हैं, उन सभी का जो समूह है वो मंत्रिपरिषद कहलाता है। अब ये सारे मंत्री उतने तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जिनकी समय समय पर बैठक की जाए, तो रेगुलर बैठकों के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कुछ खास खास विभागों के जो मंत्री हैं उनको अलग कर करके एक अलग समूह बनाते हैं जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है या कैबिनेट कहा जाता है। इस मंत्रिमंडल में लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए। तो ये 1520 जो मुख्य मुख्य मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और सारे के सारे मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद हमेशा ही बड़ी होती है मंत्रिमंडल से, बड़ी यानी संख्या में। मंत्रिपरिषद में ज़्यादा मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल में कम मंत्री होंगे, ये हमने देख लिए। अब है कि मंत्रिपरिषद में का शब्द है जो मंत्रिपरिषद, उसका संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो संविधान में अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और 75 में भी कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये चीज़ें बताई गई है। संविधान में जब अपना संविधान बना था उस समय संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग नहीं था। ये शब्द प्रयोग हुआ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये शब्द कब आया? 44वां संविधान संशोधन 1978। ये शब्द क्यों लाया गया कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर, इंदिरा गांधी जी ने, तो राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था क्योंकि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो उसने मंत्रिपरिषद की सलाह से आपातकाल लगा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो फिर जनता पार्टी की सरकार बननी थी, तो उन्होंने ये दावे किए थे सरकार बनाने से पहले कि हम संविधान में जो कुछ अनुचित संशोधन किए गए हैं, जो 42वें संविधान संशोधन से कुछ अनुचित है संविधान के अंदर, उनको हम हटाएंगे। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्होंने अनुच्छेद 352(3) में एक लाइन जोड़ दी कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसको कैबिनेट लिखित में ये सलाह देगी। कैबिनेट लिखित सलाह, कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति है वो आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। तो पहली बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आया और ये अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कुछ अंतर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंत्रियों के विभिन्न स्तर, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, ये क्या चीज़ है, क्या अलग अलग इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। मंत्रियों के विभिन्न, अब संविधान में कहीं भी ये मंत्रियों के विभिन्न स्तर हैं वो नहीं दिए गए हैं, ऐसे जनरली ही परंपराओं के आधार पर हम
मंत्री है उनको बना लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री हैं, वो हमारे जो संसदीय परंपरा है उसमें हमें देखने को मिलता है कार्यपालिका के अंदर। सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब हो गया जो एक मुख्य मंत्री है, जिसका विभाग बहुत ही मुख्य है और जिसके साथ प्रधानमंत्री है वो समय समय पर यानी नियमित अंतराल पर बैठक है वो करता रहता है। दूसरा, कैबिनेट मंत्री को जो विभाग दिया जाता है वो अपने विभाग का प्रमुख होता है, पूरा विभाग उसके कैबिनेट मंत्री के अंडर आता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि राजस्थान में शुंग परिवार की प्रथा चलती रही है, अभी तो कम हो गई, नहीं है क्योंकि आज ज़रूरत भी नहीं है उतनी। तो पहले मान लो 20-25 सदस्यों का एक परिवार होता था, जिसमें सबसे बड़े जो अपने दादाजी थे वो प्रधानमंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होंगे? जो अपने ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, जो उनके बेटे हो गए 4-5, वो सारे कैबिनेट मंत्री होंगे। उनको अलग अलग विभाग दिया होगा कि तू खेती बाड़ी संभाल भाई, तू हिसाब किताब देख, तू पशुओं का देख। तो वो अपने विभाग के प्रमुख हो गए। ये हैं कैबिनेट मंत्री, जो अपने विभाग के प्रमुख होंगे और डायरेक्टली प्रधानमंत्री को ये अपना जो प्रशासन का ब्यौरा है, अपने विभाग का ब्यौरा है, ये सौंपते हैं। इसके बाद है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी क्या है? ये भी अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में ये कम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें 2 टाइप के राज्य मंत्री हैं। एक, जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने विभाग को देखो, जैसे छोटे विभाग हो गए, कोई जल विभाग हो गया, कोई सिंचाई विभाग हो गया। और दूसरे हैं कि ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, उसके विभाग में कार्य करते हैं। तो ये कैबिनेट को अपना जो प्रशासनिक ब्यौरा है वो सौंपते हैं कैबिनेट मंत्री को, फिर कैबिनेट मंत्री ऊपर बताता है। तो राज्य मंत्री कौन हो गए? राज्य मंत्री हो गए अपने जो चाचा ताऊ के लड़के हैं, हमारे भाई हैं, वो हो गए। जैसे कोई खेती बाड़ी करनी है, खेती में स्प्रे करनी है, तो कैबिनेट मंत्री चाचा ने बोल दिया कि स्प्रे करिए, तो वो स्वतंत्र रूप से स्प्रे करके आ जाएगा और चाचा जी को बता देगा कि स्प्रे कर दी है हमने। तो ये राज्य मंत्री की श्रेणियों में आ गए। उसके बाद है उपमंत्री। उपमंत्री क्या है? उपमंत्री बहुत ही जूनियर लेवल पे बनाए जाते हैं। जो नए नए राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ नहीं सॉरी, जो राजनीति में आते हैं, जो नए नए सांसद चुन के आते हैं, तो उनको विभागों की ट्रेनिंग देने के लिए, मंत्री पद की ट्रेनिंग देने के लिए उपमंत्री का पद दिया जाता है। ये जनरली किसी राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र विभाग मिला होता है ना राज्य मंत्री को, उसके अधीन कार्य करते हैं, उसके अधीन कार्य करते हैं। इनको छोटे मोटे काम है वो दिए जाते हैं और उन कामों को ये करते हैं। जैसे अब चाचा ताऊ के लड़कों से भी छोटे आ गए ना, उनके लड़के लड़की आ गए, तो उनको किसी को चाय मंगाने भेज दिया, किसी को रोटी मंगाने भेज दिया, तो वो उपमंत्री में आ गए। तो ये है मंत्रियों के प्रकार, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब एक चीज है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, अब जब अपने पास प्रधानमंत्री है तो उप प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? उप प्रधानमंत्री की जरूरत है राजनीति में सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को। शुरू में उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री, पेंसिल पड़ गई यार, आज तो एडिटिंग मारनी पड़ेगी, लिखा है। शुरुआत में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या उप प्रधानमंत्री है ये अपने संविधान में दिया गया है? तो उप प्रधानमंत्री है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसको
संविधान के बाद में ऐसे ही जोड़ा गया है, तो इसको संवैधानितर निकाय बोलते हैं। तो संविधान के बनने के बाद में इसको बनाया गया। शुरू में जो 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद काफ़ी सालों तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, किसी को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके सेटिस्फैक्शन के लिए? कि वो अपने सरकार बनाने में योगदान तो दे रहा है लेकिन उसको पद नहीं मिल रहा, पावर नहीं मिल रही, तो उसके लिए। तो फिर ये उप प्रधानमंत्री कब आएंगे? उसके बाद उप प्रधानमंत्री आएंगे 1979 से, जब दौर शुरू होगा गठबंधन की सरकारों का। उसके बाद, उससे पहले एक बार जो मोरारजी देसाई है उनको उप प्रधानमंत्री पद दिया गया था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह। अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 8 बंदे उप प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम। एक बार तो चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों को संयुक्त रूप से उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया, वही गठबंधन की राजनीति के कारण। यशवंत राव चव्हाण, यशवंत राव चव्हाण, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो 8 नहीं, ये 7 ही बंदे हैं। पटेल जी 1, मोरारजी देसाई 2, चरण सिंह 3, जगजीवन राम 4, चव्हाण 5, देवीलाल 6, लाल कृष्ण आडवाणी 7। 7 बंदे हैं वो हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में एक और जो धारणा आती है वो है किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट का क्या मतलब हुआ? किचन कैबिनेट का मतलब यही हुआ कि किचन, किचन यानी चाय बनाते बनाते, कोई रोटी खाना पीना बनाते बनाते ही कोई निर्णय ले ले, कोई बात कर ले, उस कैबिनेट को किचन कहेंगे। अब किचन क्या होती है? पूरे घर में किचन होती है, वो छोटी होती है। तो किचन कैबिनेट है वो कैबिनेट से भी छोटी होती है। यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद से निकल के क्या बनेगी? कैबिनेट। और कैबिनेट से निकल के क्या बनेगी? किचन कैबिनेट। लेकिन किचन कैबिनेट में क्या है कि जरूरी नहीं है कि मंत्री हो। कई बार कोई सामान्य व्यक्ति भी है, निजी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। ये वैसे कोई कैबिनेट नहीं है, ये वही कैबिनेट है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें कम से कम व्यक्ति है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन प्रभावशाली भूमिका है। व्यक्तियों की संख्या कम है लेकिन उनका जो प्रभाव है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये होता है किचन कैबिनेट। अब जैसे कांग्रेस की सरकार थी अपने शुरू में, तो उस समय से ये अवधारणा चली आ रही है। इंदिरा गांधी सरकार में जो काफ़ी निर्णय थे वो गोपनीय तरीके से लिए जाते थे, तो उसमें भी किचन कैबिनेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रही थी। तो ये है किचन कैबिनेट की अवधारणा। किस लिए बनाई जाती है? बस वही गोपनीयता को रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई अपने मंत्री। अब प्रधानमंत्री के तो हमने दायित्व देख लिए थे, अब हम देखते हैं मंत्रियों के दायित्व कि जो मंत्री बने हैं उनके भी तो कोई दायित्व होंगे। मंत्रियों के दायित्व, अब मंत्रियों के दायित्व है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा हो गया व्यक्तिगत। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी सारे मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से होंगे। अब यहाँ पर सामूहिक रूप का क्या मतलब है? सामूहिक रूप का मतलब है कि मंत्रिपरिषद में अगर ये मान लो कि प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है तो सारे मंत्रियों को उस निर्णय में सहमति देनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री उस निर्णय से असंतुष्ट है
तो वो बाहर आकर सरकार की निंदा करे या प्रधानमंत्री की निंदा करे। अगर वो उस निर्णय से असंतुष्ट है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री का निर्णय है, मंत्रिपरिषद का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, वो सभी मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। कैसे होंगे? जैसे मान लो कोई बस है, बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है, सारे ही हैं। लेकिन बस का हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसके कारण हुआ? एक्सीडेंट में हम ये मान सकते हैं कि ड्राइवर के कारण हुआ है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? ड्राइवर की भी थी, कंडक्टर की भी थी। जो बस के अंदर बैठे थे वो भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, जो कुछ भी हो, वो सामूहिक जिम्मेदारी थी। इसी प्रकार लोकसभा में जो सरकार है उसकी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत में कि उसको जो विभाग दिया गया है, उसका जो कार्य दिया गया है, कोई भी उसको कार्य करने के लिए वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उस पद पर बना रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री, जैसे ही प्रधानमंत्री को लगा कि ये मंत्री अपने विभाग में अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इसका विभाग है वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो वो उससे त्यागपत्र मांग सकता है। और त्यागपत्र नहीं दे तो राष्ट्रपति को बोल के उसको बर्खास्त करवा सकता है। ये है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। समझ गए होंगे सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब है मंत्री के पद की अर्हताएं, कि कौन आदमी है वो मंत्री बन सकता है। मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब संविधान में अनुच्छेद 75 में एक ही बात दी गई है कि अगर कोई मंत्री है वो लगातार 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए। लगातार 6 महीने तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। कोई ऐसे ही व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूँ, मान लो आप हो, अगर आपको प्रधानमंत्री चाहे कि आपको मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आपका नाम लिख के देगा, राष्ट्रपति आपको मंत्री बना देगा। लेकिन आप मंत्री तभी बने रहोगे जब 6 महीने के अंदर अंदर सांसद बन जाओगे, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से। अगर आप वो सांसद नहीं बन पाए, उसके लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाए 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा या आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लगातार 6 महीने। अब इस 6 महीने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक बार 6 महीने बन गए, फिर आपको पद से हटा दिया, फिर आपको प्रधानमंत्री ने दोबारा मंत्री बना दिया, फिर हटाया 6 महीने में, लेकिन फिर बना दिया। ये ऐसा नहीं चलेगा। इसमें यही कहा गया है कि एक योजना में, एक सरकार में आप मैक्सिमम 6 महीने मंत्री रह सकते हो। यानी अगर कोई सरकार है वो 5 साल चली है, 4 साल चली है या 3 साल चली है, तो उस 3 साल में आप मैक्सिमम 6 महीने बिना सदस्य बने मंत्री रह सकते हो। ऐसे नहीं है कि बार बार हटाए फिर मंत्री बना दिया, फिर हटाया फिर मंत्री बना दिया, ये बात नहीं चलेगी। तो ये है मंत्री पद की अर्हताएं। अब है मंत्री परिषद से जुड़े कुछ अन्य पहलू। अन्य पहलू में क्या है? एक है मंत्री परिषद का आकार। एक संविधान संशोधन हुआ, 51वां संविधान संशोधन, 2003। इसमें यह बताया गया कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। ये नहीं है कि मन मर्जी से आपने 100 मंत्री बना रखे हैं, 150 मंत्री बना सकते, नहीं, मैक्सिमम 15%। किसके? लोकसभा के सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो 543 के 15% है, यानी लगभग 82 है, वही मंत्री बन सकते हैं और इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। और उन मंत्रियों में प्रधानमंत्री है वो भी शामिल होगा।
प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ये किसके द्वारा हुआ? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या मंत्रिमंडल में भी ऐसा प्रावधान है कि मंत्रिमंडल के भी इतने प्रतिशत से ज़्यादा आप मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं रखोगे? तो ये कोई बार नहीं है, इन पर कोई लिमिट नहीं है। मंत्रिपरिषद के आकार पर लिमिटेशन है, मंत्रिमंडल के आकार पर लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद से निकल के ही बनता है। मंत्रिमंडल कभी भी मंत्रिपरिषद से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ ध्यान रख लेना। कई बार मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो है वो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मंत्रिमंडल के लिए संविधान में ये लिखा है कि 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो कथन गलत होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के लिए नहीं लिखा है, मंत्री परिषद के लिए लिखा है। दूसरा है दल बदल विरोधी कानून। अब दल बदल कानून है, उसमें भी 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें भी ये लिखा कि कोई सदस्य है वो मंत्री कब तक नहीं रहेगा? तब तक नहीं रहेगा जब तक उसे 10वीं अनुसूची के आधार पर अगर अयोग्य घोषित कर दिया हो। अब 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह दल बदल कानून से संबंधित है। शुरू में इसमें यह था कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य दूसरे दल में मिल जाते हैं तो इसको विघटन माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करके 2/3 सदस्य कर दिए गए कि अगर 2/3 सदस्य किसी दल में जाकर मिल रहे हैं, अपना दल छोड़ रहे हैं, तो वो विघटन माना जाएगा, ना कि दल बदल। अब अगर मान लो 2/3 से कम है और वो सदस्य अपना दल छोड़ के दूसरे दल में मिल रहे हैं, तो उनकी सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, उनको दोबारा निर्वाचित होकर के संसद में आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द हुई और वो उस समय किसी मंत्री पद पर हैं, तो वो अपने मंत्री पद से भी बर्खास्त हो जाएंगे, वो मंत्री भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सदस्यता तो रद्द हो गई लेकिन मंत्री बने हुए हैं, ये नहीं हो सकता। तो दल बदल के आधार पर मंत्री और सदस्यता दोनों चले जाएंगे। तो ये दो अन्य पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं। तो ये था भारत का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले जो वीडियो थी उपराष्ट्रपति, उस पर बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं, बढ़िया क्या आए हैं, एक कमेंट आए हैं, तो उससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिला है। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई अपने अमूल्य सुझाव हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलेंगे कल कल किसी नई चैप्टर के साथ जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं, EO, RO, PSI, RA सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।